आप देख रहे हैं 5G यानी 5 जनरेशन के शो में। अब वक्त है खबरों के सेंसेक्स का, यानी वो खबरें जिसमें हम आपको दिखाते हैं दिन भर की तमाम बड़ी हलचल। खबरों के सेंसेक्स में आज कौन सी खबर बड़ी होगी, किस खबर पर पूरे दिन हलचल रहेगी, खबरों के सेंसेक्स में उस खबर की पूरी ABCD आपको बताएंगे। आज की सारी बड़ी खबरें आपको दिखाने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे देश भर से हमारे रिपोर्टर, जिनकी रहती है खबरों के बाजार पर पहली नजर। तो नैना, आज की पहली खबर कौन बताएगा? सबसे पहले आज की जो खबर है वो जान लेते हैं प्रदीप दत्ता का रुख करते हुए। प्रदीप, आज आपके लिहाज से कौन सी ऐसी खबर हो सकती है जो खबरों के सेंसेक्स में महत्वपूर्ण हो? देखिए, जहां जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करें तो दो खबरें सुरक्षा को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली खबर जो ईस्टर्न सेक्शन ऑफ लद्दाख की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार चीन की तरफ से उकसाने की कोशिश हो रही है। या तो कभी केबल डाली जाती है या कभी टेंट लगाए जाते हैं और स्टेटस को अल्टर करने की पूरी कोशिश हो रही है। इसी को मद्देनजर रखते हुए एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का एक बहुत ही कड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि किसी भी कोशिश को नाकामयाब कर दिया जाएगा जो चीन की तरफ से होगी। उन्होंने कहा जब तक ये विवाद जो सरहद पर चल रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जब तक ये सुलझाया नहीं जाता ऐसी गतिविधियां रहेंगी। लेकिन उसी के मद्देनजर आज हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज नरवाने लद्दाख का 2 दिन का दौरा करेंगे, जहां पे वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जाएंगे। वहां पे वो कमांडर से मुलाकात करके पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में सिचुएशन का जायजा लेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार बातचीत हो रही थी और भारत की तरफ से एक ही बात चीन को कही गई थी कि स्टेटस को ऑल्टर ना किया जाए और डी-एस्केलेशन को कंटिन्यू किया जाए। लेकिन चीन लगातार उकसाने की कोशिश करता है। यही एक वजह है कि आज मनोज नरवाने वहां का दौरा करेंगे और वहां का पूरा जायजा लेंगे और ये इंश्योर करेंगी कि कोई भी जो नापाक हरकत है चीन की वो कामयाब ना हो। और दूसरी जो खबर है वो श्रीनगर से घाटी से आ रही है। जो शोपियां का इलाका है नरहामा, वहां पे एक एनकाउंटर चल रहा है, उसमें एक आतंकवादी मार दिया गया है। सुबह जैसे ही सुरक्षा बलों को इंफॉर्मेशन मिली, 34 RR पुलिस और CRPF की टुकड़ी ने उस इलाके का घेरा किया। घेराबंदी करते समय उग्रवादी जो अंदर छुपे हुए थे, आतंकवादियों ने उन पर फायरिंग की। फायरिंग के दौरान एक एनकाउंटर शुरू होता है और एनकाउंटर में एक आतंकवादी मारा जाता है। अभी भी 1 से 2 के करीब आतंकवादी लगता है वहां पे छुपे हैं और अभी भी वहां पे मुठभेड़ जारी है। पूरी कोशिश है सुरक्षा बलों की कि जो बाकी के आतंकवादी है उन्हें भी मार गिराया जाए। लगातार लोगों की पूरी कोशिश है थी कि जब भी कभी उन्हें किसी भी आतंकवादी की प्रेजेंस का इंफॉर्मेशन मिलता है तो वो सुरक्षा बलों को इन्फॉर्म करते हैं ताकि वहां पे अमन अमान रहे, क्योंकि वो तंग आ चुके हैं पिछले 3 दशक से जो पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद चल रहा है और वो चाहते हैं इससे निजात पाना। और यही एक वजह है कि एक पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन मिलती है सुरक्षा कर्मियों को, जिसकी वजह से लगातार वो कामयाबी हासिल कर रहे हैं। और पिछले 1 साल में अगर आप देखेंगे 150 के करीब आतंकवादी मारे जा चुके हैं, जिसमें 50 के करीब टॉप कमांडर हैं जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के। पूरी कमर तोड़ के रखती है। ये ऑल आउट ऑपरेशन पिछले कई महीनों से चल रहा है, जिसकी वजह से सुरक्षा कर्मियों को लगातार कामयाबी मिल रही है। बिल्कुल प्रदीप, लेकिन अगर हम पिछले कुछ समय की बात करें तो एक के बाद एक कई ऑपरेशंस में कई आतंकी ढेर किए गए। हाल ही में एक बड़ी सफलता अली बाबर के तौर पर भी मिली। आज जिस तरह से एनकाउंटर हुआ है, कोई आतंकी जो ढेर किए गए हैं उनके भी बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी तक ये मालूम नहीं है कि किस संगठन से है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन थी हो सकता है लश्कर-ए-तोयबा संगठन से ये हो, क्योंकि लश्कर-ए-तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी ज़्यादातर शोपियां इलाके में ऑपरेट करते हैं। हो सकता है ये लश्कर तंजीम से हो, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता चाहे लश्कर से हो या हिजबुल मुजाहिदीन से हो। उनका एजेंडा एक ही है, आम आदमी को तंग करना, एक आम आदमी को मारना, क्योंकि इसी के लिए पाकिस्तान से भेजा जाता है। आपने अली बाबर का जिक्र किया। अली बाबर ने यही प्रेस वार्ता में जब जर्नलिस्ट से बात कर रहे थे वो कुपवारा के इलाके में, तो उन्हें बताया किस तरीके से उन्हें आर्मी पाकिस्तान में ट्रेनिंग दे रही है, आर्मी उन्हें यहां भेज रही है और एक ही मंसूबे के साथ भेज रही है कि किस तरीके से वहां खून रेजी हो, किस तरीके से आम आदमी को मारा जाए। और यह बताया जाता कि कश्मीर में उन्हें इस्लाम फॉलो नहीं करने दिया जाता, उन्हें नमाज नहीं पढ़ने दी जाती। लेकिन जब वो क्रॉस करके यहां आए तो उन्हें अजान की आवाज सुनी तो उन्हें पता चला कि जो भी पाकिस्तान उन्हें पता। और यही शक्ति का नतीजा है कि आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब गुरप्रीत चिन्ना जो हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका रुख कर लेते। गुरप्रीत, पिछले कुछ दिनों से काफी बड़ी और काफी अहम खबर आप हम तक पहुंचा रहे हैं, हम देख भी रहे हैं। आज कौन सी बड़ी और अहम खबर आप हम तक पहुंचा रहे हैं?
देखिए, सबसे बड़ी और अहम खबर तो कांग्रेस में लगातार जो इन फाइटिंग दोबारा से शुरू हो गई है, वो सबसे बड़ी खबर है। एक तरफ हमने कल देखा कि चरणजीत सिंह चन्नी भी अपने स्टैंड पे खड़े रहे, नवजोत सिंह सिद्धू भी अपने स्टैंड पे रहे, और कहीं ना कहीं जो पार्टी हाईकमान ने मैसेज दिया था बड़ा क्लियर कि ये पंजाब फेयर्स में डील किया जाएगा, वो कहीं ना कहीं लगता है कि अब पंजाब लेवल पे ये डील नहीं किया जाएगा। तो गांधीज को दोबारा से हरीश रावत को भेजना पड़ेगा। हरीश रावत आके दोनों में मीडिएटर होगा, जैसे पहले हमने देखा कैप्टन अमरिंदर सिंह कैंप और नवजोत सिंह सिद्धू में बार बार मुलाकात कराते थे हरीश रावत, लेकिन रिजल्ट तो सबके सामने ही है। क्या हुआ, अल्टीमेटली कांग्रेस टूटने वाली है। वहीं अगर बात करें कैप्टन अमरिंदर सिंह की, तो वो भी कल इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अंदर खाते अगर बात करें इस समय, तो रणनीति कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा भी बनाई जा रही है, और जो उनके विधायक है, जो 26 से लेकर 30 विधायक उनके पास भी है, बेशक एमपीज भी है उनके पास, तो कहीं ना कहीं बड़ी उथल पुथल होने की संभावना है। और अगर वो फ्लोर टेस्ट की मांग कर लेते हैं, तो कभी भी मांग कर सकते हैं, तो शायद ये गवर्नमेंट इनस्टेबल हो जाए, ये गवर्नमेंट रहे ही ना। तो कहीं ना कहीं आज जो सबसे बड़ी खबर यही है कि क्या हरीश रावत आते हैं, क्या इन दोनों को मना पाते हैं या नहीं मना पाते, और जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की रणनीति है उसमें कौन कौन से ऐसे एमएलए मंत्री हैं, क्योंकि 5 हमें पता है कि कैबिनेट मंत्री निकाले गए जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ थे, उनको लेके भी बड़ी रिजेंटमेंट है। और उन्होंने सवाल भी खड़ा किया था पार्टी हाईकमान से। हमने देखा था हेल्थ मिनिस्टर बलबीर सिद्धू, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि हाईकमान हमें बताए तो सही हमारा कसूर क्या है। तो कहीं ना कहीं जो अंदरूनी खबरें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी उथल पुथल हो सकती है। अगर वो फ्लो टेस्ट मांगते हैं तो भी ये सबसे बड़ी खबर है, और अगर हरीश रावत आते हैं तो क्या इन दोनों को मना पाएंगे या नहीं मना पाएंगे, ये भी सबसे बड़ी खबर है। चलिए, गुरप्रीत साथ रहेगा, बहुत बहुत शुक्रिया। इस अपडेट के लिए रुख करते रंजीता का। रंजीता, गुड मॉर्निंग। आज दिल्ली से आपके पास कौन सी ऐसी बड़ी खबर है जो खबरों के सेंसेक्स पर ट्रेंड कर सकती है? रंजीता, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, मैंने आपसे पूछा कि खबरों के लिहाज से आज आपके पास कौन सी बड़ी खबर है दिल्ली से? देखिए, पंजाब की जो सियासी गर्मी है वो पंजाब से दिल्ली हर जगह फैली हुई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कल देर शाम जो है वो दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचे हैं, और उन्होंने दिल्ली में ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे और कांग्रेस में अब नहीं रहेंगे। यानी कांग्रेस से अपना जो रिश्ता है वो उन्होंने खत्म कर दिया है। औपचारिकता ही सिर्फ बची हुई है, क्योंकि अब मुख्यमंत्री वो रहे नहीं। यानी कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से वो कभी भी अपना इस्तीफा दे सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर वो बीजेपी में नहीं जाएंगे तो फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह करेंगे क्या? 2022 के चुनाव के लिए उनके पास प्लान क्या है? जो सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी निकल कर आ रही है वो ये कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी एक नई पार्टी बनाएंगे। अब देखना होगा कि उस पार्टी में कांग्रेस के कितने नेता जाते हैं, क्योंकि नाराज नेताओं का कैंप जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी के बीच जो टकराव शुरू हुआ है, कई नेता है, कई जो पूर्व मंत्री हैं जिनको ड्रॉप किया गया मंत्रिमंडल से, वो तमाम जो नेता है वो नाराज है। तो क्या नाराज होकर वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के नई पार्टी की तरफ रुख करेंगे? ये एक बड़ा डेवलपमेंट पंजाब के चुनाव से पहले हो सकता है। और ये भी कहा जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की अमित शाह से मुलाकात, एनएसए डोभाल से मुलाकात, ये तमाम जो पोस्चरिंग है वो इस बाबत है कि 2022 के चुनाव से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह जो अपनी नई पार्टी बनाएंगे उसमें बीजेपी के साथ एक अंडरस्टैंडिंग उनकी हो सकती है, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग तब होगी जब कृषि कानून को लेकर बीजेपी कोई बड़ा फैसला कर सकती है। तो हम कह सकते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भले ही अब कांग्रेस से अलग है, लेकिन पंजाब की राजनीति में उतने ही सक्रिय हैं और उनकी सक्रियता 2022 तक जो है वो दिखती रहेगी। बिल्कुल रंजीता, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ। अब रुक कर लेते हैं गौरव श्रीवास्तव का। गौरव, आपके लिहाज से आज की सबसे अहम खबर? देखिए, सबसे अहम खबर यह है कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी में जिस तरीके से पुराने और नए नेताओं का एक आपसी विवाद देखने को मिल रहा है, और कांग्रेस में
पिछले 2 साल से कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं है, कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी है। इस बीच खबर यह आ रही है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जो कि सुप्रीम कमेटी है ऑर्गेनाइजेशनल स्तर पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, उसकी बैठक जल्द बुलाई जा सकती है। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी जो है वो शिमला से दिल्ली वापस लौट आई हैं और जल्दी इस बारे में कि कब ये बैठक होनी है इसको लेकर फैसला होगा। इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस के जो नाराज नेता हैं G23 के, उनमें से तमाम लोगों ने ये मांग की थी कि जल्द ही जो बैठक है उसको बुलाया जाए। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्तर पर चुनाव है उसको भी कराया जाना चाहिए, जिसमें सेंट्रल इलेक्शन की जो इनकी कमेटी है उसका चुनाव हो, साथ ही साथ कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव हो। और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसकी CWC का चुनाव 1998 के बाद से हुआ ही नहीं है। हालांकि इसकी आखिरी बैठक मई में हुई थी, लेकिन यह कहा गया था कि अगली बैठक कोरोना की स्थिति सामान्य होने तक बुलाई जाएगी। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के दौरान खास करके पंजाब के राज्य में और साथ ही साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो स्थिति बनी है उस पर चर्चा करने के लिए, साथ ही साथ जिन राज्यों में चुनाव है वहां भी स्थिति को बेहतर करने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा। दूसरा ये कि जिस तरीके से कपिल सिब्बल ने अपनी नाराजगी जताई थी और उसके बाद उनके घर पर हंगामा हुआ, तमाम पुराने नेताओं ने इसका विरोध भी जताया, लेकिन इस पर चाहे राहुल गांधी हो चाहे सोनिया गांधी हो, इन दोनों की चुप्पी भी रही। तो ये बड़े सवाल खड़ी करती है कि कांग्रेस में किस तरह से दो फाड़ हो चुकी है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी जो कि अभी ज्यादातर फैसले ले रहे हैं, उनके साथ कुछ पुराने नेता भी हैं और कुछ नए नेता भी हैं। पहले एक तस्वीर थी कि राहुल गांधी के साथ सिर्फ युवा नेता हुआ करते थे, लेकिन अब स्थिति बदली है। कुछ पुराने नेता जिनमें से सलमान खुर्शीद हैं या अश्विनी कुमार हैं और साथ ही साथ नए नेताओं की भी फहरिस्त है। वहीं कुछ नेता जो हैं खास करके G23 के, वो राहुल गांधी के फैसलों के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी द्वारा लिए गए फैसले जो हैं वो पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हुए हैं। हाल ही में जो कन्हैया कुमार की ज्वाइनिंग हुई उसको लेकर भी पार्टी में बहुत लोगों ने अपनी आवाज उसके विरोध में उठाई है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं और पार्टी को एक राह पर चलाने के लिए बहुत जरूरी है कि सेंट्रल CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई जाए। तारीख क्या होगी ये नहीं पता, लेकिन इससे पहले 2 दिन पहले ही गुलाम नबी आजाद जो कि G23 के ही पार्ट है, उन्होंने भी सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी थी और उसमें मांग की गई थी कि तमाम ऑर्गेनाइजेशनल स्तर पर सुधार के लिए जो है वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई जाए। बिल्कुल, तो सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या अपनों को साधने में, उनको प्रसन्न करने में कामयाब हो पाएगी कांग्रेस या फिर नहीं। अब भंवर पुष्पेंद्र का रुख करते हैं, राजस्थान से हमारे साथ जुड़े। भंवर, आपके हिसाब से कौन सी खबरों के सेंसेक्स में सबसे ऊपर रहेगी? देखिए, खबरों की अगर बात करें तो राजस्थान के मौसम की पहले हम बात कर लें तो अक्सर पश्चिमी विक्षोभ का असर पड़ता है, लेकिन राजनीति के मौसम की बात करें तो उत्तरी विक्षोभ यहाँ पर नजर आ रहा है। जो कुछ पंजाब में चल रहा है उसका असर यहाँ पर साफ तौर पे नजर आ रहा है। और हाल ही में एक बड़ा झटका ये लगा है कि बसपा के जो 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हुए थे वो लोग दिल्ली पहुंच गए हैं। कोर्ट ने उनसे ये पूछा है कि आपने जो दल बदला है, दल बदल कानून के तहत क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्यों ना आपकी सदस्यता रद्द की जाए। ऐसे में अब वो उनके सामने प्रश्न है अपनी सदस्यता बचाने का। लिहाजा एक तरफ जब मायावती की पार्टी छोड़कर यानी माया से वो दूर हो गए, तो वहीं राजस्थान में भी राज्य के अंदर उन्हें कोई विशेष महत्व नहीं मिला, सिर्फ MLA बने रहे। उनको उम्मीद थी कि शायद वो मंत्री बनेंगे, लेकिन वो सब नहीं हो पाया और फिर राजनीतिक उठापटक राजस्थान में शुरू हो गई। अब वो अपनी सदस्यता बचाने पर आमदा हैं, सदस्यता बचाना उनकी पहली प्राथमिकता है और वो दिल्ली पहुंचे हैं। कल से वो दिल्ली में है, लगातार हम उनको फोन भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके फोन स्विच ऑफ है। लेकिन जो भी राजनीतिक हलचल वहां से हो रही है वो खबर ये मिल रही है कि वो कहीं भी पाला बदल सकते हैं। तो वहीं उनमें से आधे लोग ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ हैं, गहलोत के साथ हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी, जो दिलचस्प बात है कि जो 106 कांग्रेसी विधायक हुए थे, इन 6 को मिलाने के बाद, क्योंकि 100 कांग्रेस के पास थे, 6 बसपा के शामिल हुए और बाकी कुछ निर्दलियों का उन्हें सहयोग मिला था, तो कुल मिलाकर 121 MLAs गहलोत के पक्ष में चले गए थे और सरकार बनी। लेकिन जब पायलट और सचिन पायलट और गहलोत के बीच जब रार हुई तो उसमें करीबन 15 से 16 MLA अभी भी सचिन पायलट के पास हैं। ऐसे में अब दबाव बढ़ सकता है गहलोत सरकार पर अपना वर्चस्व बचाने का। जी, एक बार फिर से गौरव का रुख कर लेते हैं। गौरव, हमें खबर मिली है कि आपके पास और एक अहम खबर है जो आपको लगता है कि आज छाई रहेगी। देखिए, बिल्कुल अहम खबर यह है और अहम खबर छत्तीसगढ़ को लेकर है। छत्तीसगढ़ में 2018 में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की थी,
लेकिन उसके बाद वहां पर यह बात भी हुई थी कि संभवतः 2.5 साल में सीएम का चेहरा बदला जाएगा। पहले भूपेश बघेल जो कि वो सीएम रहेंगे और उसके बाद सरगुजा से आने वाले वरिष्ठ कांग्रेसी नेता टीएस सिंहदेव को सीएम बनाया जाएगा, ऐसी चर्चा थी। लेकिन इसके बाद जब जैसे ही 2.5 साल पूरे हुए वहां पर खींचतान शुरू हो गई और अब बड़ी खबर यह है कि परसों शाम से ही जो है छत्तीसगढ़ के 15 से 20 विधायक जो हैं वो दिल्ली में जुटना शुरू हो गए हैं। छत्तीसगढ़ सदन में भूपेश बघेल खेमे के सबसे महत्वपूर्ण नेता और आदिवासी नेता बृहस्पति सिंह पहुंचे और इसके अलावा 3-4 अलग अलग जगहों पर विधायक इकट्ठा हुए। इन सब ये जो सभी विधायक हैं वो आदिवासी समाज, ओबीसी समाज और अलग अलग समाज से थे और ये रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश वो आए हैं कि राहुल गांधी से ये कहने आए, आला कमान से ये कहने आए कि भूपेश बघेल का जो चेहरा है वो ना बदला जाए, वो उनके लिए बेहतर सीएम है। लेकिन ये बात साफ है कि जिस तरीके से एक बदलाव अगर कोई करना भी है कांग्रेस पार्टी में तो वो बहुत सामान्य तरीके से नहीं हो पाता है। उसके लिए चाहे चुने हुए विधायक हैं, चाहे तमाम लोग, उनकी नाराजगी सामने दिखाई देती है, मीडिया में आती है और काफी ज्यादा हंगामा होता है। अब सवाल यही है कि जो तमाम राज्य हैं, पंजाब का तो मुद्दा हमारे सामने है ही है, छत्तीसगढ़ के मसले का हल क्या होगा? क्या वहां सीएम का चेहरा बदला जाएगा? क्या टीएस सिंहदेव का वो सीएम बनाया जाएगा या भूपेश बघेल ही सीएम रहेंगे? इसको लेकर सवाल बना। हालांकि अभी तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी या किसी से मुलाकात को लेकर छत्तीसगढ़ के विधायकों का कोई समय तय नहीं हुआ है, लेकिन इनकी कोशिश जरूर है कि वो मिलकर भूपेश बघेल के पक्ष में अपनी बात कहेंगे। बीच बचाव का रास्ता निकालने की कोशिश में है। आला कमान भी चाहता है और राहुल गांधी भी चाहते हैं कि जिस तरह की दिक्कतें पंजाब में हो रही हैं छत्तीसगढ़ भी उसका शिकार न हो। रुक करते हैं एक बार फिर से प्रदीप का। प्रदीप, तीसरी बड़ी खबर कौन सी है आपके पास? देखिए, तीसरी बड़ी खबर जो आने वाले दिनों में जिसकी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी, चर्चा रहेगी इस बात को लेकर, वो है 4 दिवसीय दौरा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जम्मू का। और ये अनुच्छेद 370 हटने के बाद उनका पहला दौरा है, क्योंकि लास्ट बार वो 2016 में आए थे और इस बार वो 4 दिन के लिए यहाँ रहेंगे। और सबसे खास बात यह है कि कल जब उनकी मीटिंग हुई जम्मू में, जो सीनियर उनके फंक्शनली से, उन्होंने उसमें एक बात की जो इनफॉर्मल मीटिंग थी। उन्होंने कहा अनुच्छेद 370 जा चुका है, 335 भी ए भी हट चुका है, 35 ए भी हट चुका है। अब उनकी जो उनकी बड़ी कोशिश रहेगी कश्मीरी हिंदुओं की वापसी। 90 में देखा गया था किस तरीके से कट्टरपंथियों और पाकिस्तान के आतंकवाद की वजह से 5 लाख से ज़्यादा कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर से पलायन करना पड़ा था। इस समय वो जम्मू और कई हिंदुस्तान के इलाकों में रहते हैं और कई हिंदुस्तान से बाहर भी रह रहे हैं। अब कोशिश रहेगी आरएसएस की कि एक रोड मैप तैयार किया जाए, इनकी रिहेबिलिटेशन की जाए, ताकि वहाँ पे जाके जो एक कंपोजिट कल्चर का जो ताना बाना था उसको दोबारा से बुन लिया जाए। क्योंकि वो जो फैब्रिक था, वो जो बंदूक बरदार थे जो पाकिस्तान की तरफ से आए थे, उन्होंने उस ताने बाने का पूरी तरह से ताड़-फाड़ कर दिया था। क्योंकि उन्होंने उस समय एक नारा लगाया था निज़ाम मुस्तफ़ा, यानी कि सिर्फ एक ही तबके के लोग वहाँ रहेंगे, इस्लाम से जो वाबस्ता हैं वही लोग वहाँ रहेंगे, जिसकी वजह से उनको निशाना बनाया गया था और वहाँ से निकाल दिए गए थे। अब एक रोड मैप तैयार किया जाएगा जिसके तहत उनकी वापसी होगी, ताकि वो वहाँ डिग्निटी के साथ जाके रह पाए। क्योंकि एक जो कंपोजिट कल्चर है, जो भारत की बात करते हैं तो भारत का मतलब है गुलदस्ता, गुलदस्ते में सब किस्म के फूल होते हैं, उसी तरह से इस गुलदस्ते में भी सभी फूल होंगे, हिंदू मुसलमान सिख एक साथ रहेंगे। ऐसा नहीं कि जैसे पाकिस्तान चाहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलसी भी आ रही है, तो इस पे काफी चीज पे चर्चा चल रही है, पिछले कई दिनों से हो रहा है, बातचीत हो रही थी। लेकिन जो आरएसएस के प्रमुख ने कल जब ये मीटिंग की, उसमें खास तौर पे ये बातचीत की है। 4 दिन का दौरा है, इसमें एक तो वो अपने कार्यकर्ताओं को एड्रेस करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, एक सेमिनार में भी जाएंगे, हिस्सा लेंगे और उसके अलावा भी बाकी प्रोमिनेंट सिटीजन से मिलेंगे और बातचीत करेंगे कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद क्या फायदे हुए हैं और क्या क्या किया जा सकता है। फिलहाल हर्षा का रुख कर लेते हैं। हर्षा, आपके पास आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी है? जी देखिए, सबसे बड़ी खबर आज की हेल्थ को लेकर के है, क्योंकि जैसे जैसे आम जनजीवन दोबारा से पटरी पर आ गया है, ऑफिसेस खुल गए हैं, तमाम चीज़ें खोल दी गई हैं। ऐसे में जो लोग हैं, एक बड़ा तबका है जो ये भूल चुका है कि अभी भी कोविड है। तमाम लोग हैं जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं करते हैं और इसी को लेकर के हेल्थ मिनिस्ट्री और ICMR दोनों ने चेतावनी जारी की है। और इस चेतावनी में साफ तौर से कहा गया है कि पूरे देश में जो 60% मामले हैं वो अकेले केरला से आ रहे हैं। और केरला का ग्राफ देख करके लोगों को ये समझने की जरूरत है कि केरला में जो हुआ है वो ओनम और
बकरीद में त्योहारों में जो लापरवाही बरती गई उसकी वजह से हुआ है। लिहाजा अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक लगातार त्योहारों का सीजन है, पीक सीजन है, यानी कि नवरात्रों से जो ये समय शुरू होगा उसके बाद धनतेरस, दिवाली और नए साल की तैयारी में पूरा देश जश्न मना रहा होगा। ऐसे में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना सबसे जरूरी है और अभी भी पूरे देश में केवल 25% जनसंख्या ही है जो दोनों वैक्सीन के शॉट्स ले चुकी है और वैक्सीनेटेड है और अभी बड़ा तबका है जो पूरी तरह से वैक्सीनेट नहीं हुआ है। लिहाजा त्योहारों में जो गाइडलाइंस है वो नई गाइडलाइंस इशू की गई है स्टेट्स के लिए और राजधानी के लिए। साफ तौर से कहा गया है कि लोग कोशिश करें ऑनलाइन त्योहारों को मनाएं, पब्लिक प्लेसेस पे जाना अवॉइड करें और इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार के डीडीएमए ने भी, डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी ने भी ये साफ तौर से कहा है कि जो पब्लिक प्लेसेस पे फंक्शन होते हैं उनको अनुमति नहीं दी जाएगी, जो संख्या है वो लिमिटेड होगी। और आईसीएमआर और स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन साफ तौर से कहती है कि पहले जिस तरह से 20 लोग और 50 लोगों की गैदरिंग की अनुमति होती थी, दोबारा से वही चीजें लागू करनी पड़ेंगी क्योंकि थर्ड वेव की चेतावनी जारी की गई है और अभी भी हम कोविड सेकंड वेव के सर्ज के मध्य में है, यानी कि मोर्टेलिटी रेट जरूर कम हुआ है, मौतों का आंकड़ा कम हुआ है आंकड़ों में, यानी कि जो कोविड मामले उनमें गिरावट आई है, लेकिन अभी भी ध्यान देने की पूरी तरह से जरूरत है। लोग वाकई कहीं ना कहीं बेफिक्र हो गए, बेपरवाह हो गए हैं और उनकी यही बेपरवाही भारी पड़ सकती है आने वाले वक्त में। बहरहाल साकेत का रुख कर लेते हैं, पटना से हमारे साथ जुड़े। साकेत, आपके पास क्या खबर है खबरों के सेंसेक्स के लिए आज? देखिए, पटना में कल देर शाम जो है वो एक बड़ी घटना घटी है। जो पटना सिटी का इलाका है वहां पर एक शीशा व्यवसायी की हत्या कर दी गई है और ये हत्या, चूंकि जो पटना सिटी का जो इलाका है काफी व्यस्त इलाका है, बाजार वहां पर तमाम जो इस तरह के बाजार हैं वो वहां पर है और ऐसे में 3 अपराधी एक व्यवसायी के दुकान में जाते हैं और वहां उनकी हत्या कर दी जाती है। ये कहीं ना कहीं सुशासन पर एक बड़ा सवाल उठा है क्योंकि नीतीश कुमार जो बातें लगातार कहते हैं कि जो क्राइम है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज सरकार नहीं करती है, कॉम्प्रोमाइज क्राइम के साथ नहीं होता है हमारी सरकार में, लेकिन लगातार पटना और पटना के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर इस तरह की घटनाएं बढ़ी है। खास करके आप कुछ दिन पहले पटना से सटे बिहटा में लूट और हत्या की घटना घटी थी और आए दिन पटना, राजधानी पटना के अंदर भी तरह की घटनाएं घट रही है। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जो यूएसपी नीतीश कुमार की रही है कि क्राइम पर कोई कॉम्प्रोमाइज सरकार नहीं करती और लगातार नीतीश कुमार हर मंच से ये बात कहते हैं, लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं राजधानी में अगर बढ़ रही है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार के जो शासन है उस पर सवाल है और विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर भी रही है। लगातार विपक्ष के तरफ से ये कहा जा रहा है कि पिछले कुछ साल में अगर हम देखें तो बिहार में जो क्राइम का ग्राफ है वो काफी ज्यादा बढ़ा है और जो आंकड़े भी जो आ रहे हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि बिहार में क्राइम पर कंट्रोल अब जो है उस तरह से नहीं रहा है। तो ऐसे में सरकार पर सवाल उठना लाजमी है और ऐसे में सरकार को इन चीजों पर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि इसका जो मैसेज है वो आम लोगों में बहुत बुरा जा रहा है। ठीक है साकेत, जानकारी के लिए शुक्रिया। आप सभी हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ में जुड़े, आप सभी का शुक्रिया। आप अपने दर्शकों को बताते हैं कि आखिर वो कौन सी खबरें हैं जो हमारे रिपोर्टर्स के माध्यम से बताई गई हैं जो प्रमुख रह सकती है। सबसे पहले हेडलाइंस जान लीजिए। चीन की हरकत के बाद में लद्दाख दौरे पर नरवड़े हैं सिद्धू, क्या अपना इस्तीफा वापस लेंगे या फिर सीजी कांग्रेस के विधायक दिल्ली में छत्तीसगढ़ के जिस तरह से जुटे हैं आखिर वहां की क्या हाल चली है, वो तमाम खबरें हैं जो आज महत्वपूर्ण है। अब ओल्ड और न्यू रैंक को आप समझिए, खबरों का सेंसेक्स अब किस तरह से बदल चुका है। न्यू रैंक में सबसे ऊपर सिद्धू क्या वापस अपना इस्तीफा लेंगे, ये सबसे बड़ी खबर आज के दिन जिस पर सबकी नजरें बनी रहेंगी। दूसरी खबर, चीन की हरकत के बाद लद्दाख दौरे पर नरवणे और ये भी बड़ी अहम खबर है अमित। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में जिस तरह की दिक्कतें हो रही, कांग्रेस आपस में लड़ रही है, ये भी बहुत बड़ी खबर है। इसके अलावा दीपिका, राजस्थान में जो सियासी संकट खड़ा हुआ है बीएसपी के विधायकों का, वो भी एक खबर रहेगी जिस पर पूरे दिन हम नजर रखने वाले हैं। और साथ ही जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर लगातार जारी है, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी सेना की तरफ से चल रहा है। बिल्कुल, तो ये ओल्ड रैंक और न्यू रैंक आपने देखी, खबरों के सेंसेक्स में कौन सी खबर टॉप पर है वो हमने आपको बताया और इनसे जुड़ी हुई एक एक गतिविधि, एक एक हलचल, एक एक जानकारी इनसे जुड़ी हुई हम आपको लगातार देंगे।